फ्रंट एंड ज़्यादा है और आप सीईओज उनके साथ में आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो काफ़ी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो मेन पर्सन से बिजनेस के, तो इसमें फिर सैलरी भी काफ़ी हाई पेइंग होती होगी। तो एक एवरेज सैलरी क्या रहती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की? मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम क्या होता है कंपनी में? जब मैं एमबीए में आया तो मुझे पता चला इसका तो बहुत क्रेज़ है। ज़्यादातर जो टॉप कॉलेजेस होते हैं एमबीए के, उसमें जो सबसे पहली कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की कंपनीज होती हैं। और अगर हम क्वालिटी की बात करें कि एक जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपको हार्ड स्किल्स भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। जैसे आपने बोला सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, अगर थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा खुल करके बात करना। अदर करियर ऑप्शंस में क्या होता है कि हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर होता है तो वो पोर्टफोलियो बना के रखता है, अदर और वीडियो एडिटर भी बनाता है। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट में किस तरह से पोर्टफोलियो बनता है, कैसे आप काम दिखाते हो अपने किसी को? मैनेजमेंट कंसल्टेंट में आप एक ऑलराउंडर हो। इसके अलावा आपके सीरीज में कुछ चीज़ होते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स से मतलब हुआ कि आपने पहले सॉफ्टवेयर, फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब आपकी खुद की ऐप है। तो ये जो आपका पूरा बैकग्राउंड था सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बने, और ये इन सब ने कैसे हेल्प किया एक आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने पे? तो जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रोल में हो तो आप जो काम करते हो वो बहुत हद तक किसी को-फाउंडर या सीईओ के तरीके का ही होता है। वेलकम अनुग्रह टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू स्वाति, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो अनुग्रह, प्लीज आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप किस तरह से, आपने क्या क्या प्रोफाइल्स आप कर चुके हैं और नाउ करंटली आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? श्योर। स्वाति, तो 2013 में मैंने इंजीनियरिंग की थी, एनआईटी इलाहाबाद में पढ़ने गया था, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैंने 3 साल सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी की बैंगलोर में, सिट्रिक्स नाम की कंपनी में मैं था। वहाँ पर मैं iOS का डेवलपर था और वेबसाइट बनाता था उनका। 3 साल मैंने ये नौकरी की। उसके बाद फिर मैंने MBA किया XLRI जमशेदपुर से। फिर 2022 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ फिर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया। BCG, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप नाम की कंपनी में मैं काम कर रहा था। वहाँ मैंने करीब 2.5 साल 3 साल काम किया है। उसके बाद अब मैं डॉट नाम की एक कंपनी, जिसका मैं फाउंडर हूँ, जो कि जर्नलिज्म के स्पेस में है। तो इन शॉर्ट ये मेरी जर्नी रही है अभी तक। वंडरफुल। सो जैसे आपकी जर्नी पूरी, काफ़ी आपने अलग अलग करियर्स पे काम किया हुआ है, और क्योंकि हमारा चैनल भी करियर रिलेटेड ही है तो हम पहले आपके करियर पे ही बात करेंगे और आपकी ऐप के बारे में हम थोड़ा सा एंड में और डेप्थ में जानेंगे कि कैसे डॉट जो ऐप है वो कैसे डिफरेंट है बाकी न्यूज़ कंपनीज पे। ठीक है। सो जैसे आप बिल्कुल। मैनेजमेंट कंसल्टेंट रह चुके हैं, तो एक जो मेन क्वेश्चन यही है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम क्या होता है कंपनी में? ये कंफ्यूजन मुझे भी था स्वाति। तो जब तक मैंने MBA नहीं किया था तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। जब मैं MBA में आया तो मुझे पता चला इसका तो बहुत क्रेज़ है। अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो टॉप कॉलेजेस होते हैं MBA के, उसमें जो सबसे पहली कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की कंपनीज होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा पैकेज देते हैं वो भी यही होती हैं। तो मतलब एक तरीके से सबसे सॉट आफ्टर कंपनीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाली होती है। खास करके 3 नाम जिनको MBB बोलते हैं वो सबसे पॉपुलर है, मैकेंजी, BCG और बेन। ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग के वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनीज में से है। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता है क्या है? सबसे सिंपल अगर सरल भाषा में मुझे बताना हो तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है बिजनेस का डॉक्टर। अब जिस तरीके से कोई अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर कुछ परेशानी आए, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को वो कंपनी बुलाती है। मान लीजिए आप कोई बैंक है और अगर बैंक में आप देख रहे हो कि बहुत टाइम से प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी होगी, रेवेन्यूज नहीं है, तो फिर कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है एक तरीके से उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। और मान लीजिए अगर हेल्थ सही भी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एक्सपैंड करना चाहते हो, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, किसी न्यू मार्केट में आपको एंटर करना है, फिर भी कंसल्टेंट्स को बुलाया जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो एक तरीके के जनरल पर्पस ब्रेन्स फॉर हायर बोला जाता है, कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी से बुला करके दे कैन वेरी क्विकली अपस्किल देमसेल्व्स। वो उस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर सकते हैं और कुछ सजेशंस रिकमेंड कर सकते हैं। तो उनका ये काम हुआ।
अब यूजुअली कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट कोई एक फिक्स्ड कंपनी या कोई एक फिक्स्ड इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करता। हर 3 4 6 महीने या 8 महीने में वो न्यू इंडस्ट्री में चला जाता है, न्यू प्रोजेक्ट जब उसको मिलता है। अगर आप मेरी जर्नी की बात करो तो मैं जो 2.5 3 साल BCG में था, मैंने शुरुआत की एक NBFC, एक बैंक के साथ मैंने काम किया था मुंबई में। उसके बाद चेन्नई में एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मेरा काम हुआ, फिर उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी के साथ काम हुआ, मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट के साथ काम हुआ। तो अगर आप देखोगे बहुत अलग अलग डोमेन्स हैं और सबकी प्रॉब्लम्स ही बहुत यूनिक थी। किसी को जैसे यूनिवर्सिटी है उसको कुछ अपने एडमिशन्स रिलेटेड करना है, अब जो बैंक है उसको कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर को अपना प्रॉफिट इम्प्रूव करना है। तो हर इंडस्ट्री की अपनी समस्या अलग अलग होती है। तो जो कंसल्टेंट आता है उसको बहुत जल्दी से पहले एक तो समझना पड़ता है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्पंज, उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है कि ये डोमेन करता है क्या, ये इंडस्ट्री करती क्या। अब जैसे मैंने बताया मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे बिल्कुल केमिकल इंजीनियरिंग की समझ नहीं थी। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरर के पास काम करने के लिए, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं आता है। तो ऑलमोस्ट ओवरनाइट आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, और समझ करके आपको बहुत बार अपने से डबल द एक्सपीरियंस वाले किसी को समझाना पड़ेगा। तो व्हेन यू वर्क फॉर अ टॉप कंपनी लाइक BCG, आपको जिन लोगों को आप प्रेजेंट करते हो वो ऑफन बहुत टॉप के लोग होते हैं, मतलब CXOs होते हैं। आप CEO को प्रेजेंट कर रहे होगे जिसकी मतलब आपकी उतनी उम्र नहीं होगी जितना उसका तजुर्बा होगा उस इंडस्ट्री में। तो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, तभी आप करिए कर पाओगे। ओके और ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर है बिजनेस एनालिस्ट में, बट जैसे आपने बताया कि हर 6 महीने में एक नया क्लाइंट आता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि बिजनेस एनालिस्ट एक कंपनी में काम करता है, फिक्स होता है, बट एक जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है वो अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करता है कुछ कुछ ड्यूरेशंस पे। जी, एक डिफरेंस तो होगा जो आपने बोला कि हर कुछ महीनों में आपका प्रोजेक्ट चेंज होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि बिजनेस एनालिस्ट का काम थोड़ा बैक एंड वाला होता है। कंसल्टेंट का जो काम होता है वो एनालिस्ट वाला काम तो है ही, उसके साथ साथ उसका फ्रंट एंड वाला काम भी होता है। और फ्रंट एंड से मेरा मतलब है वो क्लाइंट फेसिंग रोल में होता है। इसका मतलब हफ्ते में 7 में से 5 दिन मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। मैं क्लाइंट की फैक्ट्री पे जाऊँगा, उसके ऑफिस में जाऊँगा, उनसे बातें करूँगा, उनसे मैं समझूंगा क्या प्रॉब्लम है, इंटरव्यूज करूँगा, उनका डेटा लूँगा, एनालिसिस करूँगा, फिर मैं जो सल्यूशंस है मेरे वो प्रेजेंट भी करूँगा। मतलब सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं करना, मुझे उनको कन्विंस करना है, उनको परसुएट करना है कि मेरा सोल्यूशन क्यों अच्छा है, क्यों आपको अपनाना चाहिए। तो इसमें फ्रंट एंड भी उतना ही है जितना इसमें बैक एंड वाला होता है। करेक्ट, जैसे आपने बताया कि फ्रंट एंड ज्यादा है और आप CEOs उनके साथ में आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो काफी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो मेन पर्सन से बिजनेस के, तो इसमें फिर सैलरी भी काफी हाई पेइंग होती होगी। तो एक एवरेज सैलरी क्या रहती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की? अब ये तो डिपेंड करे आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। यूजुअली आउट ऑफ कॉलेज आपको 30 से ज़्यादा ही मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी वो होती है। और एक चीज़ जो अच्छी होती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। तो जैसे मैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो उसमें भी बहुत पैसे मिलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आजकल बहुत वेल पेइंग जॉब है, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में आपको ग्रोथ उतनी जल्दी नहीं मिलेगी जितने की आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट में मिलेगी। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट में टर्म यूज किया जाता है अप और आउट, या तो आप ऊपर जाएंगे अपने काम से, या तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यू वर्क इन अ सर्टेन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट जहां पर आपको परफॉर्म करना है, और आपको उसी प्रपोर्शन में उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको हर 2 साल में प्रमोशन मिलेगा, और हर प्रमोशन के साथ भी आपके 20-30% सैलरी हाइक होगी। तो बहुत रैपिडली आप ग्रो करते हो और आपकी सैलरी भी उसी तुलना में बढ़ती है। जैसे आपने MBA मेंशन किया, तो जिनके पास MBA नहीं है वो भी कर सकते हैं इसमें, या फिर MBA की रिक्वायरमेंट है ही? ज्यादातर मैंने जितना देखा है वो MBA के बाद ही लोग आते हैं। तो एटलीस्ट जब मैं MBB की बात कर रहा हूँ तो दे हायर फ्रॉम वेरी गुड टॉप MBA कॉलेजेस। IMABC हो गया, XLRI हो गया, ISB हो गया। तो टिपिकली वो ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं, वहां से हायर करते हैं। कुछ एंट्री लेवल रोल्स के लिए वो लोग अंडर ग्रेजुएट से भी हायर करते हैं, बट अगेन बहुत अच्छे कॉलेजेस से ही करते हैं, जैसे टॉप के IITs हुए, SRCC, ऐसे टाइप के कॉलेजेस से वो यूजुअली हायर करते हैं। बट ज्यादातर MBA के बाद ही बच्चे यहाँ आते हैं, ऐसा मैंने देखा।
ओके, और अगर हम टीयर 3 कॉलेजेस की बात करें तो वहां से क्या ग्रोथ रहती है? वहां से भी आप कर सकते हो, क्योंकि मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंट में बहुत सारे कंपनीज हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 ही हैं। बहुत सारे जिनको बुटीक फर्म्स बोलते हैं, वो बहुत ही नीश, बहुत ही कम फोकस्ड वाले एरिया में काम करते हैं। वहां पर उतनी उनकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आपको इस कॉलेज से आना चाहिए, आपका इतना परसेंटाइल आना चाहिए, आपके ग्रेड जैसे होने चाहिए। तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा इजी है किसी टीयर 2 या टीयर 3 वाले बच्चे को। और अगर हम क्वालिटी की बात करें कि एक जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो मेरे को जितना पता चला, आपने जितना बताया कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और पीपल पावर होनी चाहिए कि लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरह से अपनी बात रखनी है। क्योंकि सिर्फ समझदार होना काफी नहीं होता, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से बताते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस कैटेगरी में जो मुझे लगा कि अगर कोई पर्सन है जो इंट्रोवर्ट है और ज्यादा बातचीत करना उसको पसंद नहीं है तो शायद वो नहीं कर पाएगा इसमें। वैसे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ स्वाति, तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स नहीं कर सकते। तो दो तरीके के स्किल्स चाहिए आपको, हार्ड स्किल्स भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। जैसे आपने बोला सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, अब हाँ, जैसे कि अगर थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा खुल करके बात करना, बट वो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। आपको लोगों से बना के रखना है, आपको समझना है कि कैसे आप किसी को परसुएड कर सकते हो, कैसे आप पावरफुली अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हो मीटिंग्स में। तो वो स्किल्स तो आपको आनी ही चाहिए। लेकिन इसमें हार्ड स्किल्स भी बहुत चाहिए होते हैं। हार्ड स्किल्स से मेरा मतलब जैसे एनालिसिस के आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर इतना सारा आपको डेटा मिला, आप उससे कैसे डेटा से आप कैसे इंसाइट्स निकाल सकते हो, नंबर क्रंचिंग कैसे कर सकते हो। तो पावर पॉइंट और एक्सेल तो आप बहुत हेविली यूज करोगे ही करोगे। और जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आपको बहुत जल्दी डिलीवर करना है और बहुत एक्यूरेटली भी करना। तो बहुत हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है जिसमें दोनों चीजें करनी है। आपको हर हफ्ते कुछ ऐसा दिखाना है कि आप कुछ नया आउटपुट लेकर के आ रहे हो, और इसमें मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो गलतियां आप कर नहीं सकते हो। तो एक तरीके से ऑफकोर्स मुश्किल होता है, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बट एक बार आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने लगो तो आप बहुत जल्दी स्किल अप हो जाते हो। मतलब जो चीज आप बाहर किसी इंडस्ट्री में जो आपको 4-5 साल में सीखने को मिलता है, वो आप यहाँ 1-2 साल में ही सीख सकते हो। ओके, और एक तरह से जिसका बिजनेस माइंड है और वो मतलब अपना, जैसे होता है ना कि अपने पैसे लगा के बिजनेस करना नहीं चाहता, तो वो एक तरह से उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो किसी और के बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं यहाँ बहुत पे, अच्छा जिसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे आपने बोला, अगर आप रेडी नहीं हो खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको समझना है कि एक्चुअल में कैसे बिजनेस होता है, और बहुत सारे डोमेन जैसे मार्केटिंग कैसे होगा, फाइनेंस, लीगल, टेक, या जो भी उसके चीजें आपको समझना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाओ। वेरी अप क्लोज यू कैन सी कि कैसे इसमें काम किया जाता है, और आपको पूरा एक्सेस मिलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब आपको समझ में आएगा कि CXOs कैसे सोचते हैं, आपको ये भी समझ में आएगा कि एंट्री लेवल वाला बंदा कैसे सोचता है। तो उस हिसाब से क्लाइंट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन आपको भी बहुत पर्सनली फायदा होगा अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिले। और अगर हम रोड मैप की बात करें तो जैसे आपने बताया कि आप टीयर 3 कॉलेज से भी करते हो तो भी चलता है, बट इसका पूरा मतलब किस तरह से स्किल्स हमें डेवलप करनी होती है, किस तरह से क्या इसमें सीखना होता है? जब कोई रिक्रूटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी का जो HR या रिक्रूटर है, वो जो आप में स्किल्स ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर बहुत जनरलिस्ट स्किल्स ढूंढ रहा है। जनरलिस्ट मतलब आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, इसका ये मेरा मतलब है। मान लीजिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ कोडिंग आना चाहिए, उसके अलावा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपको सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बिजनेस समझ में आता हो नहीं फर्क पड़ता, एज लॉन्ग एज आप अच्छे से कोड कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट जब आप बनना चाहते हो तो आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पूरा फाइनेंस आता होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, हर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और हर इंडस्ट्री के अंदर जो फंक्शंस होते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता होगा, डेवलपर क्या करता होगा, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता होगा, HR, लीगल, फाइनेंस क्या करता होगा, तो आपको सबकी थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। ये एक स्किल ढूंढ रहा। अब जो बंदा जर्नलिस्ट होता है, उसमें सबसे अच्छी स्किल ये होती है कि वो बहुत जल्दी से किसी भी चीज को समझ सकता है। तो ये एक स्किल होती है। दूसरी स्किल होती है कि वो बहुत लॉजिकल होता है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना है कि क्यों हो रहा है, तो आपको उसके गहराई तक जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्या रीजंस हो सकता है। अब मान लीजिए आपको ऐसे आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि उबर वाले बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब उबर का प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, ये आपको समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि या तो उनका रेवेन्यू कम हो रहा है या उनके कॉस्ट बढ़ रहा है ना। अब उनका रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है, वो भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। कि मान लीजिए उनका ऑटो वाला डिवीजन अब नहीं चल रहा है, या उनका कैब वाला नहीं चल रहा है, या उबर शेयरिंग नहीं चल रही है। अब किसी एक के अंदर भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उबर का ऑटो क्यों नहीं चल रहा है। मान लीजिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, रैपिडो ने उनका कुछ मार्केट शेयर ले लिया, या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने न्यू रेगुलेशन कुछ ले आए जिसकी वजह से आप ऑटोज को आप उबर पे नहीं हायर कर सकते हो। तो ये तो बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट पॉइंट ये कि आपको बहुत लॉजिकली स्ट्रक्चर करना पड़ता है अपने सोचने का तरीका। हाउ डू यू थिंक अबाउट थिंकिंग, दैट इज द मोस्ट अंडररेटेड स्किल जो किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास होती है। ये आपको कोई एमबीए या कोई और स्कूल आपको सिखा नहीं सकता। ये आपको सोचने का तरीका है। और आप देखो जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो जिस तरीके से सोचते हैं वो बहुत अलग होता है बाकी लोगों से। बाकी लोग से अगर आप यही सेम सवाल पूछते हैं कि उबर का क्यों प्रॉफिट कम हो रहा है, वो लॉन्ड्री लिस्टिंग करने लगता है, जिसका मतलब होता है वो आपको सिर्फ 10 कारण गिना देंगे विदाउट एनी स्ट्रक्चर। बट अगर आप वो लेकर क्लाइंट के पास जाओगे तो वो खुश नहीं होगा, वो आपको पैसे उस बात के लिए देता है। तो सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स तो ही, बट जो मैंने बोला सबसे अंडररेटेड स्किल है हाउ डू यू थिंक। सोचने का लॉजिकल तरीका होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है। तो अब हम बात करते हैं कि एमबीए में किस तरह की स्किल्स और क्या क्या हमें पढ़ाया जाता है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने में हमको हेल्प करता है। एमबीए में अच्छी बात यह है कि आपको बिजनेस के जितने सारे फंक्शंस होते हैं सबका थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज दिया जाता है। जैसे फाइनेंस की बात है तो फाइनेंस में आपके कोर्सेज होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्सेज होंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज होंगे। तो आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे कि फाइनेंस में क्या किया जाता है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं अंडरग्रेड में मैंने इंजीनियरिंग की, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि फाइनेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। तो आपको वो सब सिखाया जाएगा एकदम बेसिक्स। आपको इकोनॉमिक्स सिखाया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि टैक्स से कितने पे टैक्स किया जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स नहीं होता। मार्केटिंग से मतलब होता है कि आपको कितने पे कुछ प्रोडक्ट प्राइस करना चाहिए, किस चैनल पे उसको बेचना चाहिए, आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी के भी अलग कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आपको लॉ भी सिखाया जाता है, थोड़ा आपको एचआर के फंक्शंस होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये सब कुछ सिखाया जाता है। पॉइंट ये है कि आपको सब कंपनी रन करने के लिए क्या सब जरूरी होता है वो सब थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया जाएगा। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स होता है स्ट्रैटेजी का कोर्स। वो अलग से ही 1-2 सब्जेक्ट्स होता है। अब स्ट्रैटेजी में जो आपको सिखाते हैं वही चीज आप इन प्रैक्टिस आप करते हो नौकरी के टाइम। स्ट्रैटेजी में मान लीजिए कोई केस आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, क्या उनका मर्जर होना चाहिए, क्या उनमें कुछ सिनर्जी है। या आपको सिखाया जाएगा कि कोई कंपनी अगर बाहर एक्सपैंड करना चाहती है, मान लीजिए जोमेटो को क्या फिनलैंड में डिलीवरी करनी चाहिए, रैंडम एग्जांपल है, तो इज इट अ गुड मैच और नॉट, वो आपको सिखाया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी के जितने भी क्लासेस होते हैं वो सबसे रेलेवेंट होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए। और एमबीए में जिस तरीके से सिखाया जाता है वो होता है केस बेस्ड पढ़ाने का तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, आपको सिर्फ प्रोफेसर आके लेक्चर नहीं देगा। प्रोफेसर आपको क्लास से पहले एक केस देगा। केस का मतलब वो एक किसी कंपनी की कहानी है, वो बच्चे पढ़ करके आएंगे और उस केस के अराउंड कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर क्लास में पीयर बेस्ड लर्निंग होगी, इसका मतलब है कि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, तर्क वितर्क होगा, कोई इस पॉइंट को सपोर्ट करेगा, कोई दूसरा पॉइंट को सपोर्ट करेगा। प्रोफेसर बस मॉडरेट करेगा और बीच बीच में अपने इनपुट शेयर करेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक तो सीखने का, प्लस इसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप होते हैं, क्योंकि फिर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है एमबीए में।
ओके, एंड विदाउट एमबीए फिर कितना पॉसिबल हो पाएगा ये, क्योंकि हम ये एक्सरसाइजेज और किस तरह से कंपनी रन करती है वो तो हम शायद यूट्यूब पे इधर उधर हमें सीखने को मिल जाएगा, बुक्स भी इतनी होती हैं, बट जो प्रैक्टिसेस हैं, केस स्टडीज हैं, वो क्या पॉसिबल है विदाउट एमबीए भी हम लोग कर सकते हैं? विदाउट एमबीए भी आप कर सकते हो, ऑफकोर्स आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा क्लासरूम में, जैसे अगर आप 50 बच्चों के साथ डिस्कस करें वो आपको वन ऑन वन में नहीं मिलेगा। बट उसके अलावा भी आप केस प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बहुत सारे आपको यूट्यूब पर भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे या बुक्स भी होती हैं। सेम चीज़ जो क्लासरूम्स में किए जाते हैं या आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट के इंटरव्यूज में किया जाता है, वो आप बुक से यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हो। ऑफकोर्स थोड़ा अलग एनवायरनमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। एंड जैसे अदर करियर ऑप्शंस में क्या होता है कि हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर होता है तो वो पोर्टफोलियो बना के रखता है, अदर और वीडियो एडिटर भी बनाता है, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट में किस तरह से पोर्टफोलियो बनता है, कैसे आप काम दिखाते हो अपने किसी को? तो इसमें आप पोर्टफोलियो तो नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आपका रियल वर्ल्ड हम्म। वैसा एक्सपोजर नहीं होगा, हाँ। लेकिन इसमें आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले जब कंपनी आती है, बैच का हर बच्चा अप्लाई करता है और कंपनी कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया होता है आपका रिज्यूमे कितना पसंद आया उनको। अब जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपके रिज्यूमे बहुत एक तरीके से ही दिखेगा, उसमें आप सिर्फ अपनी कोडिंग के स्किल्स बताओगे कि मैंने ये, मेरी इस वेबसाइट में ये रैंक है, मैंने इतने सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बनाते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में। बट मैनेजमेंट कंसल्टेंट में आपका जो प्रोफाइल होगा वो ऑलराउंडर का प्रोफाइल दिखना चाहिए। उसमें आप सिर्फ एक चीज नहीं बता सकते, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। जो मैंने बताया था शुरू में कि जनरलिस्ट होना चाहिए, तो आप अपने आप को जनरलिस्ट कैसे साबित करोगे? अगर आप दिखाओगे कि मेरा ऑलराउंडर का प्रोफाइल है, इसका मतलब आप पहले दिखाओगे कि मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा हूँ, कि मेरे 10th-12th में अच्छे आए, अंडर ग्रेड में अच्छा नंबर आए, पोस्ट ग्रेड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप एकेडमिक्स में अच्छा हो। फिर आप दिखाओगे कि मेरा वर्क एक्स अच्छा है, आप बताओगे प्रीवियसली मैंने ऐसा रोल किया है, या अभी मैं इंटर्नशिप ऐसा कर रहा हूँ, या मैंने ऐसे लाइफ प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडस्ट्री में, तो वो आपका सेकेंड पार्ट हो गया वर्क एक्सपीरियंस का। फिर आप बताओगे कि मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स भी हैं, आप दिखाओगे कि कॉलेज फेस्ट में मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में था, या कॉलेज में अभी मार्केटिंग सोसाइटी में मैं एक पार्ट हूँ, तो आप ऐसे स्किल्स भी अपने दिखाओगे। या आप कुछ और भी हो सकता है कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं क्विजर हूँ, कुछ। तो बेसिकली आपको दिखाना है कि आप हर चीज में अच्छे हो, आप एक ऑलराउंडर हो। इसके अलावा आपके सीरीज में कुछ चीज होते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स से मतलब हुआ कि आपने कुछ ऐसा बहुत अच्छा काम किया है जो बहुत चांस है कि किसी और ने नहीं किया होगा, तो एक नजर में वो आपके प्रोफाइल में स्टैंड आउट करनी चाहिए। जैसे कि आपने बता दिया कि मेरे बोर्ड्स में 98% आए थे और मैं स्टेट में टॉपर था, तो बहुत ही कम लोगों के सीवी पे होगा। तो एक नजर में जो रिक्रूटर है उसको दिस विल कैच दैट पर्सन आई, उसको लगे कि यार ये कुछ बहुत ही यूनिक सी चीज है, तो उसको स्पाइक्स बोलता हूँ। तो ऑलराउंडर का प्रोफाइल तो होना चाहिए, उसमें साथ में एक दो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत यूनिक है। बट फिर एवरेज जो स्टूडेंट है वो कैसे स्टैंड आउट कर पाएंगे, जिन्होंने कभी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, कॉलेज में भी वो ठीक ठाक थे, तो वो फिर किस तरह से दिखा पाएंगे अपने आप हो को? सकता है कि पहले आपने नहीं कुछ अच्छा किया हो, बट दैट इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग लेटर ऑन इन लाइफ। आप जैसे कुछ बहुत अच्छा सा सर्टिफिकेशन कर लें जो अलग सा दिखे, वो आप कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो आपने कोई लाइफ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सा किया। अब मान लीजिए आपने किसी स्टार्टअप में अपना काम किया हो, बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, उसमें आपने काम किया हो और आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हो सकता है उन लोग ने आपको विदेश भेज दिया हो किसी ट्रिप के लिए, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए, तो आपको अपना प्रोफाइल इस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा कि कुछ उसमें स्टैंड आउट करे। हो सकता है एकेडमिक्स नहीं आपका स्ट्रॉन्ग सूट हो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेशंस या वर्क एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ आप दिखाइए। इंटर्नशिप के थ्रू भी वो बना सकते हैं अपना अच्छा एक वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई फ्रेशर है जिनके पास नहीं है कुछ भी दिखाने के लिए, तो वो स्टार्टअप में काम कर सकते हैं इनिशियली, या फिर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं इसी कैटेगरी बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है, अब आपकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर, फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब आपकी खुद की ऐप है, तो ये जो आपका पूरा बैकग्राउंड था, सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बने,
और ये इन सब ने कैसे हेल्प किया एक आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने पे, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट में, क्योंकि हमने जैसे भी डिस्कस किया कि जो बिजनेस करना चाहते हैं अपना बट उनको पैसे नहीं लगाने हैं, तो उनके लिए अच्छी जॉब है कि वो सीख सकते हैं कि किस तरह से ग्रो करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी डिसीजन लेना है तो किस तरह से डेटा बैक डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदाउट एनी रिसर्च या डेटा हम लोग कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस के। तो ये सारी चीजें किस तरह से हेल्प कर रही हैं अभी राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट का आप के रोल में हो, तो आप जो काम करते हो वो बहुत हद तक किसी को फाउंडर या सीईओ के तरीके का ही होता है एक तरीके से, क्योंकि आप एक तो बहुत विभिन्न तरीके का काम कर रहे हो, आपका डे टू डे काम ही चेंज होता रहता है। सीईओ का भी वही काम होता है, फाउंडर का भी वही काम होता है। दूसरा, आप इतने प्रेशर में काम करते हो, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगेन से, मतलब वंस यू आर अ फाउंडर और अ सीईओ, तो वो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड इस तरीके से हो जाता है। तो जो भी आप सीखोगे, सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो, सोचने का तरीका हो, आपकी जो नेटवर्किंग के साथ आपके जो कनेक्शंस बनते हैं, सब हर चीज विल ट्रांसलेट इनटू योर जॉब एज एन एंटरप्रेन्योर। बस फर्क इतना है कि जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो तो आप सिर्फ कंसल्ट करके आप चले जाते हो, आपका कोई स्किन इन द गेम नहीं होता है। जिसका मतलब हुआ, अगर मैंने सीमेंट कंपनी को बोल दिया कि आप ये स्ट्रैटेजी अपना लो, आपका प्रॉफिट 10% बढ़ जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, मैंने बस रिकमेंड किया है, मैंने उनको कंसल्ट किया, और फिर मेरा कुछ इसमें ओनरशिप नहीं है। वो कर पाए नहीं कर पाए, उसे प्रॉफिट हो नहीं हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तब तक दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाऊंगा। लेकिन जब आप फाउंडर हो तो फिर आप ये नहीं कर सकते हो, तब आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। तो जो आपने स्ट्रैटेजी सोची है वो आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, और असली मजा भी उसमें है और मेहनत भी उसी में, वो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आपने फिर किस तरह से डिसाइड करा कि आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी बीसीजी में, मतलब लोगों का ड्रीम होता है वहां पे काम करने का, तो आपने फिर कैसे डिसाइड किया कि आपको ऐप बनानी है, और किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन ने हेल्प किया अभी, क्योंकि आपके पास एक अच्छा कोडिंग का भी बैकग्राउंड है, आपको पता है हर चीज आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज किस तरह से काम करती है, आपको सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है इस चीज में। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मैंने क्या सोच करके ये स्विच किया, तो वही रीजन जो मैंने बोला कि जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हो तो आप सिर्फ स्ट्रैटेजी बता करके आप आगे बढ़ जाते हो, बट असली मजा उसी चीज में जब आप कुछ चीज स्क्रैच से बनाओ, आपके पास ओनरशिप हो, तभी असली मजा। तो ये एक चीज मुझे मिसिंग लग रही थी अपने जॉब में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सेम चीज जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी था, तो उसमें मुझे जो बताया जाता था वो मैं करता था, इसने मेरे बॉस ने बोल दिया ये बटन बनाओ, अब क्यों वो बटन बन रही है, उससे क्या फायदा होगा, क्या बटन की जगह कुछ और कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई से नहीं था। तो ये दोनों ही जॉब्स में मुझे ये लग रहा था कि यार अगर मैं इतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों ना अपने लिए मेहनत करूँ, जहां पर ज्यादा स्किन इन द गेम है, जहां मुझे ज्यादा ओनरशिप मिल रही है और मैं अपने हिसाब से काम कर पा रहा हूँ। तो बहुत टाइम से ये तो मुझे था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, लेकिन किस डोमेन में करनी है, किस प्रॉब्लम के लिए करनी है, ये जब मैंने और इस बारे में डीपली सोचा तो मुझे पता चला कि जर्नलिज्म की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी जो जिस तरीके का हम न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत मतलब गंदगी हो चुकी है, क्लिकबेट है, सेंसेशनलिज्म है, एड्स है, बायस, प्रोपेगेंडा, जबकि न्यूज़ कंज्यूम करना एक बहुत ही बेसिक नीड है। हम सबको समझना है कि हमारे देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है, और जिस तरीके से ये किया जा रहा है ये सही तरीका नहीं है। मतलब इवन जो हमारे पुराने न्यूज़पेपर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, वो वहां से लेकर के जो न्यू एज आपके यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आप न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, वो एक्चुअली में आपको सही चीजें नहीं बता रहे, है ना। वो अपने टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं, अपने व्यूज लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई ये आपको नहीं समझा रहा है कि क्यों देश दुनिया में ये हो रहा है। जैसे कि अगर आप पढ़ो न्यूज में, आप देखो कि यार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है इतना टाइम से, ज्यादातर लोगों को अभी भी नहीं पता है कि इजराइल और इराक और ईरान में अंतर क्या है। अगर आप मैप पर उनको बोलो पॉइंट आउट करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, और ये उनकी गलती नहीं है, वह गलती न्यूज वालों की है कि वो कभी चीजों को सिंप्लीफाई करके बताते नहीं है।
और इससे क्या होता है, जब वो सिंप्लीफाई करके नहीं बताते हैं तो अगर आपने बचपन से उसके बारे में नहीं सीखा है तो फिर आप उसको इग्नोर कर दोगे। आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, क्रिकेट की खबरें, बॉलीवुड की खबरें, आप वही पढ़ते रहोगे क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। जब आपने देखा कि यार इकोनॉमिक्स की कुछ खबर है कि जीडीपी ये हो गया, रेपो रेट चेंज हो गया, तब आप अपने आप को एकदम शट आउट कर दोगे क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, उन लोगों ने अच्छे से नहीं समझाया। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये कि लोगों को लगता है कि एकदम दलदल हो चुका है, यहाँ पर आप जाओ तो गंदगी ही है, आप फंस जाओगे, ये पॉलिटिशियंस की बात होगी, घुमा फिरा कर बातें करेंगे, तो आपको लगे कि यार इससे बेटर है मैं ना ही न्यूज़ कंज्यूम करूँ। न्यूज़ से आपको इतनी एंजाइटी हो रही है, इतना डिप्रेस कर रही है, इतनी पेसिमिस्टिक न्यूज़ है, जबकि असल में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है देश और दुनिया में, बट वो उतनी हेडलाइन वर्दी नहीं होते क्योंकि इतने धीरे धीरे होते हैं। और मतलब कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू या किसी अच्छी चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहते, वो प्लेन क्रैश हो गया, हादसे में इतने लोग मर गए, बाढ़ आ गई, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो बहुत ईजी होता है ह्यूमन के इमोशंस के साथ खेलने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगा न्यूज़ में है और ये मैं सॉल्व करना चाहता था। यही सोच करके डॉट स्टार्ट किया। तो जो आपने बोला ऐप है, बट ऐप है, वेबसाइट है, सब है, बट मतलब मैं अपने आप को अब आई डोंट सी माई सेल्फ एज मैं टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। वो तो बस एक जरिया है बेटर जर्नलिज्म करने का। मतलब बहुत तरीके से मैं तो अब अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता हूँ, इवन दो मेरी कोई ट्रेनिंग फॉर्मल हुई नहीं है जर्नलिज्म में, डेवलपर, एमबीए, ये सब कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट मैं जो डे इन डे आउट जो काम करता हूँ वो जर्नलिस्ट का ही है। हम लोग हर रोज एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टोरी लेकर के आते हैं इंग्लिश में, जो कि आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, और वो 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने में। इन डेप्थ होती है, और इवन अगर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज के बारे में, आपको हम बहुत ही फ्रेंडली तरीके से समझाएंगे, बिना किसी बायस के, बिना सेंसेशनलिज्म के। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। आपका नाम नहीं बताया आपने। डॉट। ओके, तो इसमें जो आपने बताया कि 5 to 6 मिनट्स की पूरी रीडिंग होगी, तो वो एक स्टोरी में ही पूरे दिन की न्यूज़ कवर हो जाती है या अलग अलग स्टोरीज होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारा मानना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम आपको एक दिन में एक ही स्टोरी बताएंगे, लेकिन उसको डिटेल में बताएंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आपको पता है वो आपको दिन में 50 न्यूज स्टोरी बताएंगे, बट हर स्टोरी को 80 वर्ड्स में बताएंगे या 60 सेकंड की रील्स में बताएंगे। वो देखने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता। कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या मतलब था, इससे आपको क्या फायदा है, आप नहीं बता पाओगे, आपने उसको बस स्क्रॉल कर दिया। तो हम वैसा नहीं सोचता। हमारा ये मानना है कि एक हफ्ते में मुश्किल से 5 6 7 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं जो आपको समझना चाहिए। बाकी सब नॉइज है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे वो हम ऐसे तरीके से बताएंगे कि वो अनफॉरगेटेबल हो, आपको समझ में आ जाए, और आपके लिए उसके लिए इंसाइट्स और टेक अवेज हो उससे। तो हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीका है। हम वो बहुत ही क्विक स्नैकेबल कंटेंट में नहीं विश्वास रखता। हम ऐसे कंटेंट में विश्वास रखते हैं जिसमें थोड़ा डेप्थ हो। ओके, सो बेसिकली आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो आपने बताया कि आपके बॉस ने बोला कि बटन बना दो, तो आपको उसके पीछे का रीजन में इन्वॉल्व होना था कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि ये बटन बनना है। फिर आपने जब मैनेजमेंट कंसल्टेंट में काम किया, तो आपको जानना था कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होने के बाद क्या चीज होती है। आपने तो स्ट्रैटेजी बता दी कि ठीक है ये कर दो आप, तो ये 10x हो जाएगा, बट उसके बाद की ओनरशिप और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ ये चीज से हुई, उस चीज में आपको इन्वॉल्व होना था, तो इसलिए आपने ये अपना पूरा स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और अगर कोई सिर्फ स्ट्रैटेजी में ही जाना चाहता है तो वो जॉब उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर कोई है जो पूरा ओनरशिप और अपने लिए ही काम करना चाहता है, खुद पे ही खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट ऑप्शन है। मतलब मुझे लगता है और स्वाति, ये जिसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो एंटरप्रेन्योर बनता है। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि ओनरशिप मिलती है। ये वो मेन रीजन किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे दिखती है सोसाइटी में, जो एक तो पर्सनली वो फेस कर ही रहा है। जैसे मेरे केस में मैं न्यूज़ की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बट मुझे लगता है कि सोसाइटी में और भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं, और अभी कोई वायबल सोल्यूशन है नहीं मार्केट में। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर के आऊं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ एनीबडी स्टार्टिंग अप। अब वो अलग बात है कि उसके बहुत फायदे भी होता है, लेकिन मेन रीजन, आपको जो मोटिवेशन होता है टू स्टार्ट शुड बी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
बिल्कुल, वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके ऐप के लिए। और मैं भी चेकआउट करूंगी, आप सभी भी चेकआउट करना। विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये रोड मैप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच अनुग्रह फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू स्वाति।